नमस्कार। स्वस्थ जीवन लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे पेट से संबंधित समस्याएं, उसके कारण एवं उपचार के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान के लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में बतौर सह आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर राजेश शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। पेट से बड़ी संबंधित समस्याएं जो आए दिन देखा गया है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और जिस तरह से पिछले अगर हम साल की बात करें उससे पिछले साल भी यहाँ एक त्रासदी हमें झेलनी पड़ी, जो कि हेपेटाइटिस के रूप में, चाहे वो हेपेटाइटिस ए वायरस था चाहे वो ई वायरस था, काफ़ी मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतरना पड़ा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मेन समस्याएं हैं, ये क्या क्या है, फिर इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि हम ओपीडी में सामान्यतः देखते हैं, सबसे जो कॉमन है वो डिस्पेप्सिया है। यानी कि जैसे व्यक्ति है वो खाना खाता है, उसका पेट फूल जाता है या पेट में दर्द होना, ये जो है ना, ये मुख्य जो बीमारियां हैं ये देखी जाती हैं। या फिर किसी को अंतर्शोथ हो जाता है तो वो बीमारियां होती हैं, या फिर किसी को व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो वो बीमारियां होती हैं, या फिर पेट का कैंसर, या मतलब यही जो है मुख्य बीमारियां होती हैं। पेट से संबंधित आपने बीमारियों का ब्यौरा बताया कि आपके जो हिमाचल के परिवेश की अगर हम बात करें तो अब ये जो सीज़न है, गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु का आजकल मौसम है, और आजकल आए दिन ये देखा गया है कि आपके हॉस्पिटल में कैजुअल्टी विभाग में और आपके ही डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग जो अंतर्शोथ से पीड़ित हैं वो लोग आते हैं, और काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ की आप बोलते हैं कि वो शॉक में चले गए। तो अंतर्शोथ से कैसे बचाव किया जाए और इसके प्रमुख जो कारण होते हैं वो आजकल के मौसम में किस तरह के होते हैं, और बरसाती मौसम में अंतर्शोथ का कारण क्या रहता है? जो अंतर्शोथ के मुख्यतः कारण जो है, जैसे प्रोटोजोल हो गया, अमीबियासिस, जियार्डिसिस हो गया, या कई बार जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बार वायरल भी होता है जिसमें कि व्यक्ति को दर्दें भी शुरू होती हैं, बुखार आ जाता है, और वाटरी डायरिया हो सकता है। कई बार जो है वो जो डायरिया है वो कॉलरा, जैसे कॉलरा पुराने ज़माने में होता था उसकी वजह से भी होता है, पर वो आजकल बहुत कम हो गया है। तो ज़्यादा जो मुख्य कारण है वो बैक्टीरिया की वजह से हो गया, वायरल की वजह से हो गया। तो यही जो है वो कॉमनली देखने को आते हैं। और आजकल जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति जो है वो उसमें अवेयरनेस आ चुकी है कि जब भी किसी व्यक्ति को जो है अंतर्शोथ होता है तो व्यक्ति ORS का सेवन घर में मतलब शुरू कर देता है। तो उससे जो है जो कॉम्प्लिकेशंस है, सीवियर डिजीज़ वाली बीमारियां जो है वो कम आती हैं, पर बीच बीच में आती रहती हैं जी। तो अंतर्शोथ में है कि दवाओं का सेवन ना करें, डॉक्टर परामर्श के बगैर ना करें। जी, जी। और जो खास तौर पे जिस तरह से लवण का जो निकास बॉडी के शरीर से बाहर होता है मल के द्वारा, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो आप जीवन रक्षक घोल ORS की बात करते हैं, जी, जी। उसका नियमित रूप से या जितनी बार भी एपिसोड होते हैं आप परामर्श देते हैं कि उसका सेवन आप करते रहें। मतलब जितनी बार भी अंतर्शोथ हो रहा है तो 200 ml पानी वो व्यक्ति पीता रहे, तो उसमें जो काफ़ी चीज़ें जो कंट्रोल आ जाती हैं। अनलेस कि कोई व्यक्ति है जिसको कि भाई शौच में खून आ रहा है, या व्यक्ति है उसको बुखार चल रहा है, या व्यक्ति है जिसको कि पेट दर्द हो रहा है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ जो है स्वतः ही ज़्यादातर जो जितने भी अंतर्शोथ हैं, जैसे वायरल कॉजेज़ की वजह से, या इवन जो छोटे मोटे वायरस होते हैं उसकी वजह से जो है वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि अंतर्शोथ जानलेवा हो सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, लवण जो बड़ी तेज़ी से बाहर निकलता है, कई बार उसकी रिप्लेसमेंट ना होने के कारण कई बार मृत्यु भी हो सकती है आदमी व्यक्ति विशेष की। तो ये जानना ज़रूरी बन जाता है वो जो लक्षण हैं, आप जो आपकी कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिसके बारे में आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी घर में ना रहने दें, तुरंत हॉस्पिटल में जाके उसका उपचार करवाना ज़रूरी बनता है? नहीं, इसमें अंतर्शोथ में एक व्यक्ति है जिसको कि जैसे आप जीवन रक्षक घोल पी रहा है और उल्टियाँ हो जा रही हैं, मतलब उसके व्यक्ति के अंदर जो है पानी टिक ही नहीं रहा है, तो उसको मतलब उसको हॉस्पिटल आना है। नंबर 2, कोई व्यक्ति है जिसको कि सेंसोरियम उसका जो है, जो व्यक्ति है उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है उसकी वजह से। या एक जो सबसे कॉमन है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको अंतर्शोथ शुरू हो गया और उसमें जो पेशाब जो कर रहा है वो कम होता जा रहा है,
तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि जिसका कि यूरिन आउटपुट कम हो गया है, या जो अल्टरनेट मेंटल सेंसोरियम में जा रहा है, या कि जैसे ही उठता है उसको चक्कर आना शुरू हो जा रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है ना वो घर नहीं रहना है और उसे तुरंत जो है हॉस्पिटल में आना है, ताकि जो है जैसे जो किडनी का जैसे रीनल फेलियर है, एक्यूट रीनल फेलियर, उससे बचा जा सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें ये अलार्म सिम्टम आ रहे हैं तो वो तुरंत व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल आए। तो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। जी जी जी। अगर आपको किसी भी बीमारी की लक्षणों का पता है तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। जी जी जी। दूसरा, आजकल ये भी देखा गया है डॉक्टर साहब कि जो आजकल जिस तरह से मदिरा पान का सेवन काफ़ी तेज़ी से, ये चीज़ भी प्रवृत्ति बढ़ती हुई हमारे युवा वर्ग में या समाज में ये देखी जा रही है, और उसी का नतीजा है जो कि हॉस्पिटल में जो क्रॉनिक आपके लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से देखे जा रहे हैं, उनकी एडमिशनें भी काफ़ी देखी जा रही हैं हॉस्पिटल में। साथ ही में एक फैटी लिवर भी है, आप डायग्नोस करते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी डायग्नोस करते हैं, कुछ एक ब्लड टेस्ट के कारण भी करते हैं, और उसके बाद फाइब्रोस्कैन है उसमें भी उसकी पुष्टि करते हैं। तो ये फैटी लिवर अक्सर बच्चों में भी काफ़ी देखा गया है, और क्या ये फैटी लिवर कैसे होता है, और साथ में फैटी लिवर के क्या भविष्य में दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आप अपनी जीवन शैली को ठीक नहीं रखते? फैटी लीवर जो है, मतलब जिसे हम साधारण भाषा में कहेंगे कि हमारे लीवर में वसा का इकट्ठा हो जाना। तो अगर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है तो वो जो है पहले NAFLD होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, उसके बाद जो है वो लीवर में सोजिश आनी शुरू हो जाती है जिसको हम नैश कहते हैं, और उसके बाद जो है अगर वो स्टेज बढ़ती जाती है तो उससे जो है कई बार लीवर का सिरोसिस हो जाता है, और अल्टीमेटली कई बार इससे लीवर का कैंसर भी हो जाता है। और आजकल जो है फैटी लीवर एक बहुत कॉमन समस्या देखी गई है, जो हमारा जो है खान पान जो है वो उचित नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो फैटी लीवर की समस्या बढ़ती जा रही है। और जो है इवन आजकल जो है जैसे सिरोसिस के कॉजेज़ में फैटी लीवर जो है वो मतलब काफ़ी कॉमन कॉज जो है वो होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि फैटी लिवर से अगर बचना है और अल्टीमेटली सिरोसिस तक नहीं पहुंचना है, आपको अपना जीवन आपको हेल्दी रखना है, तो आपका खान पान किस तरह का होना चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इस चीज़ों का सेवन जैसे अगर हम जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लें, फैट की मात्रा कम लें, और अपने जो जीवन शैली इस ढंग से बनाएं कि एटलीस्ट 30 से 40 मिनट जो है व्यक्ति रोज़ सैर करे, मतलब कि ऐसा जो है नॉर्मल एक्सरसाइज वो करे, तो उससे जो है वो व्यक्ति में इस होने के लक्षण कम होंगे। सेकंड जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो इसमें कारण है जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। तो अगर व्यक्ति एक्टिव रहेगा, सारा का सारा एक्टिव रहेगा, तो उससे जो है ये समस्या होने के चांसेस बहुत कम है। खान पान का भी अगर देखा जाए तो आजकल फास्ट फूड की तो जो है उसकी तरफ आजकल प्रचलन ज़्यादा है, काफ़ी टेस्टी है, जल्दी अवेलेबिलिटी मिल जाती है, तो ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो ओबेसिटी है और साथ में जो ये फैटी लिवर और हेपेटाइटिस का जो कारण बनता है, तो इसके लिए भी इसमें रोकथाम होनी चाहिए या इसको लिबरली आप ले सकते हैं? नहीं, ये जो है हमें फलों का सेवन ज़्यादा करना है, भुनी हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, जबकि जो है जैसे आजकल जो व्यक्ति है फास्ट फूड की तरफ बहुत आकर्षित होते जा रहे हैं, बच्चे खास करके युवा, मतलब जो है युवा वर्ग जो है ये कुरकुरे, ये जो मतलब ट्रांस फैट्स है, इसका सेवन ज़्यादा करें, जिससे जो है वो फैटी लीवर की समस्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हमारे जो इवन जो चिल्ड्रन है वो भी ओबेसिटी की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। जी, अक्सर गांव में एक चीज़ बताते हैं कि किसी की डेवलपमेंट रुक जाए या किसी को बदहजमी हो जाए या किसी की पाचन तंत्र जो है उसमें कमज़ोरी आ जाए, तो उससे जनरली ये कहा जाता है कि इसका लिवर कमज़ोर है। तो डॉक्टर साहब, ये लिवर कमज़ोर होने का क्या तात्पर्य है और इसके क्या प्रमुख लक्षण होते हैं? क्या इस तरह की डेफिनेशन होती है या नहीं होती है? ये हमारे जो है लोकल भाषा में ऐसे कहते हैं, पर ऐसा कोई जो है मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी वो नहीं है, लक्षण नहीं होता है। तो अगर आपसे सटीकता से अगर मैं एक टूक शब्द में आपसे अगर जानना चाहूँ कि अगर लिवर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या करना चाहिए? लीवर भी मतलब बाकी ऑर्गन्स की तरह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो जैसे कि हमारे एल्बुमिन बनाना, INR को मेंटेन करना, क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, प्रोटीन्स बनाना, तो ये जो सारे हैं ये सारा जो है हमारा लीवर करता है। तो लीवर को इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम जैसे फैटी फूड वगैरह अवॉइड करें और एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो हमें जोर देना पड़ेगा। थर्ड जो है एक जो कॉमन कॉज देखा गया है कि हेपेटाइटिस जो है वो अल्कोहल की वजह से होता है। जो व्यक्ति जो है वो मतलब ये शराब का सेवन कर रहा है या कोई व्यक्ति जो है वो दवाइयाँ जो खा रहा है बिना डॉक्टर की सलाह के खा रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कई बार जो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है, जैसे कि आजकल हमारा जो यूथ है वो IV ड्रग्स का सेवन ज़्यादा कर रहा है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस C जो है बहुत कॉमन हो रही है। तो ये सारे के सारे जो कॉज हैं जिसकी वजह से लीवर ख़राब होता है। तो एक एक्सरसाइज हो गई, एक डाइट अपनी जो है वो
नॉर्मल रखे, फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करे, वसा की मात्रा कम रखे, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो नशे का जो है बिल्कुल भी उपयोग ना करे, तो उसका लीवर स्ट्रांग रहेगा। तो आजकल आपका तात्पर्य ये है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो नशाखोरी के कारण ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें आईवी ड्रग अब्यूज़र्स की तादाद ज़्यादा देखी है। आप में कंटामिनेटेड जो सिरिंजेस हैं उसका जो इस्तेमाल किया जाता है उससे हेपेटाइटिस सी बनता है, जो कि अल्टीमेटली आपको सिरोसिस की तरफ भी ले जाता है और जानलेवा भी हो सकता है। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस ए और ई की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए ई में किस तरह का लक्षण होते हैं, और जो खासतौर पे जॉन्डिस होता है, अक्सर कई बार में देखा गया कि जॉन्डिस कई बार 30-40 तक आपका चला जाता है टोटल बिलिरुबिन, और वो है, और पेशेंट बिल्कुल ही जो है पीले रंग का होना, उसमें खुजली होना, और साथ में वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो क्या ये जो मिथ बना था हेपेटाइटिस में कि अगर पीलिया हो रहा है तो घर पे ही बैठे रहें और उसको झाड़ फूंक से ही ठीक कर सकते हैं, उसमें खाने का भी कुछ एक ये चीज़ बताई जाती थी कि कोई चीज़ आप शायद मूली का रस लें या कोई गन्ने का रस लें, तो ये जो हेपेटाइटिस होता है, आपसे ये जानना चाहेंगे जो हेपेटाइटिस ए और ई है इसमें क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, और इसमें खान पान और ट्रीटमेंट के हमारे पास क्या विकल्प रहते हैं? जैसे हेपेटाइटिस ए और ई है, तो ये जो है मुख्यतः जो है वो पानी पीने से, दूषित पानी पीने से होता है। जैसे कि व्यक्ति है, अगर जो उसका जो स्रोत है पानी वाला, उसमें जो है शौच वाला पानी मिक्स हो जाता है। जैसे कि शिमला में 2015 में हुआ था कि तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोग जो है वो पीलिया से ग्रसित हुए थे, और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी लीवर फेलियर होने की वजह से। तो जो है जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो होता है जो जब हमारा पीने वाला जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, और उसमें हेपेटाइटिस ए और ई के कीटाणु वायरस चला जाता है, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए और ई हो जाता है। और ये जो है तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में स्वतः ही ठीक हो जाता है। इसमें क्या है कि कुछ एक व्यक्ति जो हैं, जैसे कि उसमें जो है ये क्रॉनिक कोलिस्टेसिस हो जाता है, जिसको कि हम बोलेंगे कि वो हेपेटाइटिस की वजह से ही जो है लीवर में जो है बाइल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को खुजली शुरू हो जाती है। तो ये जो व्यक्ति है इसमें 2 से 3 महीने में ये व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं, परंतु इनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई वाले जो है स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। और इसमें जो है जैसे झाड़ फूंक हो गया, जैसे हमारे अक्सर कहा जाता है कि मूली का रस, गन्ने का रस, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा उसका रोल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति का जो है खाना जो है वो बढ़िया होना चाहिए, मतलब उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, थोड़ा फैट भी होना चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, मतलब सब मात्रा में लेना चाहिए। तो इसमें जो है ना ऐसा ये ज़्यादा कोई रोल नहीं है कि भी ऐसा वो करना है हमें। तो हेपेटाइटिस ए और ई में बता रहे हैं कि पानी से होता है। पानी से होता है। तो पानी किस तरह से सेवन करना चाहिए? आम आदमी को किस तरह से पानी का सेवन करना चाहिए कि जो नलके से पानी आ रहा है उसको अगर पोर्टेबल बनाना है आपको, क्या वो पोर्टेबल है? या पहले तो सबसे पहले ये प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि वो नलके का पानी आपका जो है पीने लायक है या नहीं है। अगर वो किसी कारण इसको सबसे अच्छा तरीका है कि इसको अगर हम उबलने के बाद भी 5 मिनट तक अगर उसे उबलने दें, तो उसमें सारे के सारे जो कीटाणु, विषाणु, जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया हैं, तो वो जो है वो उसमें किल हो जाएंगे, मतलब उसमें वो मर जाएंगे। तो अगर पानी उबलने के बाद भी अगर हम 5 मिनट उसको और उबलने दें धीमी आंच पर, तो उसमें सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, सारे वायरसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि, परंतु ये कर पाना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर व्यक्ति जो है लगातार इसे करे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कहा ना कि पानी जनित जो है समस्याएं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और हेपेटाइटिस ए इसका उसकी हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो, हाँ, जैसे 2015 में शिमला में फैला था, और सारे के सारे शिमला में तकरीबन 20,000 लोग जो है इससे पीड़ित हुए थे जी, जब अश्विनी खड्ड का पानी मिक्स हो गया था। जी। तो चलिए, बहुत खूब बताया आपने कि आपका जो पानी है ये अगर पोटेंट बनाना है तो इसको उबाल के पिए। जी जी जी। और साथ ही में जो ये हमारे कुछ एक मिथ्स थे कि जैसे कोई आप किसी चीज़ों का रस ले रहे हैं या कोई दूसरी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, रोल नहीं है। आप अपने घर में भी इसका उपचार करा सकते हैं, बशर्ते कि आपको लक्षणों का पता होना चाहिए और आपकी डाइट और जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कोई और चीज़ इसमें आप जोड़ना चाहते हैं? एक और कहना चाहूँगा कि जैसे कई बार क्या होता है, व्यक्ति उसको ये सोचता है कि साधारण पीलिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति है 50 साल से ऊपर है और उसको साधारण पीलिया ही ले रहा है, तो उस वक्त जो है अल्ट्रासाउंड करा के ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें व्यक्ति में कोई कैंसर वगैरह, कोई स्टोन डिजीज़, कोई पेनक्रियास की बीमारी, कोई और मतलब लिम्फ नोड वगैरह कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से इसको पीलिया हो रहा है, कि जिसको हम सिंपल ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको हमेशा जो है एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवा के देखना चाहिए कि भी कारण सिंपल वायरल ही है कि कोई कारण मिस तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर राजेश, आजकल एक चीज़ और भी देखी गई, अगर हम पेट की समस्याओं के बारे में बात करें, आपने बताया जॉन्डिस, लिवर से समस्या से रिलेटेड, हमने आंतरशोथ का भी जिक्र किया। एक खून
जो है वो मल में आना, कई बार अक्सर देखा गया कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि काफ़ी अरसे से आपके जो मल है वो काफ़ी पतला आ रहा है और उसमें कई बार खून भी आ रहा है या पेट में आपके दर्द भी हो रहा है साथ में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है बहुत कॉमन है ये भी, इसके बारे में भी आप थोड़ा दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, और साथ ही में जो ये खून का लेट्रिन में आना, तो ये क्या कैंसर का भी सूचक हो सकता है? जी जी जी, जो कॉमन बीमारी देखी जाती है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या है, जो हमारी आंतें हैं वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, उसमें क्या है व्यक्ति 2 से 3 बार शौच जाता है। परंतु इसमें क्या होता है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसमें व्यक्ति का वजन कम नहीं होता है, इसमें जो है व्यक्ति को भूख ठीक लगती है और व्यक्ति रात को शौच नहीं जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसमें कि शौच वो बारी बारी करके जा रहा है और साथ में उसमें अलार्म सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसमें खून की कमी होना, शौच में खून आना, या पेट में कोई गोला बन जाना, या उसमें जो है इतना दर्द, भयंकर दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम इस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि इसकी वजह से, मतलब ये सिंपल IBS नहीं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई भयंकर बीमारी जो है वो डेवलप हो रही है, कि मतलब उसमें खून नहीं बन रहा है, शौच में खून आ रहा है। तो एक और जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से, कि ज़्यादातर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को जो है शौच में खून आता है और हम उसको मस्सा समझ के जो है वो देखते रहते हैं, सोचते हैं कि ये तो मस्सा ही चल रहा है। और जब हम उसका जो है वो कोलोनोस्कोपी करते हैं, दूरबीन से जांच करते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर तो कैंसर डेवलप हो चुका है। बहुत सारे पेशेंट जो है हमारे, तकरीबन 7 से 10 पेशेंट पूरे साल में ऐसे आते हैं जिसको कि वो हमेशा मस्सा समझते रहते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको कि शौच में खून आ रहा है तो उसको लाइटली नहीं लेना है और उसे जो है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह करा के उसकी प्रॉपरली जांच करनी है कि भाई उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो रहा है, हेमोरॉइड की वजह से हो रहा है, कि कई बार कैंसर की वजह से हो रहा है। तो शौच में खून आना एक गंभीर समस्या है और इसे जो है बिना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जैसे गांव में भाई बहन है वो ये सोचते हैं कि इसमें मस्से हैं और हम जो है इसे मतलब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसका जाँच करना बहुत ज़रूरी है। और IBS का पेशेंट है, उसमें अनीमिया हो रहा है, उसमें गोला बन रहा है, उसको रात को बारी बारी करके उठ के शौच जाना पड़ रहा है, तो ये भी जो है एक अलार्म सिम्टम है जिसमें कि हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी, अब बात करेंगे लिवर सिरोसिस की, क्योंकि लिवर सिरोसिस भी एक ऐसी समस्या है कि जो आए दिन इसके भी आंकड़े काफ़ी हॉस्पिटल्स में बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो लिवर सिरोसिस की भी आप बताते हैं कि स्टेजेस होती हैं, तो लिवर सिरोसिस का डॉक्टर साहब अगर मोटे तौर पर अगर हमारी जनता जानना चाहे कि ये किस किस व्यक्ति को हो सकता है, इसके क्या क्या कारण रह सकते हैं, और इसमें क्या वो अलार्मिंग संकेत होता है कि जब आपको डॉक्टरी परामर्श के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी बनता है? सिरोसिस का मतलब है लीवर का सिकुड़ जाना। साधारण भाषा में जैसे हमारा लीवर है वो थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, जब वो सिकुड़ जाता है तो हम उसको सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस के मुख्य कारण जो हम अपने सेटअप में देखते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है शराब का सेवन करना, यानी कि अल्कोहल का। प्रायः देखा गया है कि जो हमारे नवयुवक हैं, कुछ व्यक्ति जो है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उससे लीवर ख़राब हो रहा है। दूसरा जो है, जैसे आपने पहले भी कहा, हेपेटाइटिस B और C, ये भी एक मुख्यतः कारण है। इसकी वजह से भी जो लीवर है वो ख़राब हो जाता है। कई बार जो है दवाइयों की वजह से, जैसे कोई व्यक्ति है वो बिना मतलब TB की दवाई ले रहा है बिना मॉनिटरिंग के, तो उसकी वजह से भी कई बार जो है वो लीवर ख़राब होने का डर रहता है। और जैसे एक आपने कहा फैटी लीवर की वजह से भी है, कई बार जो है वो लीवर ख़राब हो जाता है। तो इसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस मीन्स कि लीवर का बड़ा होना, लीवर में सोजिश आ जाना, फिर थोड़े टाइम बाद जो है लीवर सिकुड़ जाता है जिसको सिरोसिस कहते हैं। और लास्ट स्टेज होती है जिसमें कि लीवर डिकम्पोजिशन हो जाता है, जैसे कि पेट में पानी भर जाता है व्यक्ति के लीवर की वजह से, या फिर जो है उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, व्यक्ति बेहोशी में चला जाता है, और कई बार जो है लास्ट स्टेज में जो है वो लीवर में कैंसर हो जाता है। काफ़ी लोग जो अनुभवी लोग रहे हैं हमारे गांव में या कोई हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, उनका ये मानना होता था कि जो लिवर सिरोसिस है, पहले के 2-3 दशक पहले की बात करें तो बड़ा कम होता था, क्योंकि लोग शराब ज़रूर पीते थे पर वो डाइट अपनी ठीक रखते थे। तो क्या ऐसा सीधा रिलेशंस शराब के साथ डाइट का है कि आपका अगर शराब ले रहे हैं तो आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए? नहीं, शराब जो है ना, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। इसमें ऐसा कोई वो नहीं कि अगर कोई व्यक्ति जो है
उसकी जो है अधिक मात्रा में सेवन कर रहा है तो उसको जो है सिरोसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हम कहते हैं कि 20 से 40 मतलब 40 से 80 ग्राम तक जो अल्कोहल है वो लेगा तो 10 सालों में उसका लीवर खराब हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी मात्रा कितनी है जी। और सेकंड आपने कहा डाइट का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर डाइट वो व्यक्ति खाएगा तो एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी उसकी ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो फ़र्क रहेगा जी। और गंभीर समस्याएं अगर आप किसी चीज़ का उल्लेख करना चाहें इसके अलावा, तो क्या समस्याएं और उत्पन्न हो सकती है जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी घातक और गंभीर समस्या है अगर हम पेट की बात करें? पेट में, एक तो पेट में जैसे किसी व्यक्ति के दर्द हो रहा है, नॉर्मल हम देखते हैं कि दर्द होता है स्वतः ही ठीक हो जाता है, तो ज़्यादातर व्यक्ति दर्द की गोली लेगा और वो ठीक हो जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति जिसका कि दर्द बारी बारी करके हो रहा है, दर्द के साथ उसको उल्टियाँ आ रही हैं, उसका शौच भी बंद हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड, कोई व्यक्ति है कि जैसे कि हम जिसको गैस्ट्रिक कहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति जैसे गैस्ट्रिक कहते हैं कि जी मेरे को खाना खाया पेट फूल गया, छाती के मध्य भाग में जो है जलन हो रही है, परंतु कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि गैस का कैप्सूल खा लेता है, उसका ठीक हो जाता है। परंतु मैं दूरदर्शन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको कि अलार्म सिम्टम है, जैसे कि कोई व्यक्ति है खाना खा रहा है, उसको खाना फंस रहा है, मतलब खाना उसका रुक रहा है, रुकावट हो रही है खाने में, तो ये एक अलार्म सिम्टम है। कोई व्यक्ति है जिसका कि गैस्ट्रिक हो रही है, मतलब कि पेट जैसे फूल रहा है और साथ में उसका खून नहीं बन रहा है, पेट में कोई गोला बन रहा है, उसका व्यक्ति का वजन कम हो रहा है, व्यक्ति है उसको भूख नहीं लग रही है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको कि ये डिस्पेप्टिक सिम्टम है और साथ में अलार्म है, कोई व्यक्ति है जैसे कि उसको रीसेंट ऑनसेट डिस्पेप्सिया हो गया, कि कोई व्यक्ति है पहले तो बिल्कुल सही था परंतु पिछले 50 साल के बाद जो है उसको जलन शुरू हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हमारा ये रहता है कि हम उसकी एंडोस्कोपी करके देखें कि उसमें कोई अल्सर डिजीज़ है, कोई मेलिग्नेंसी है, कि किस वजह से जो है ये सारे के सारे। तो अलार्म सिम्टम जो है जैसे कि वज़न कम होना, खून ना बनना, भूख ना लगना, गोला बनना, खाना फंसना, व्यक्ति खाना खा रहा है खाना फंस रहा है, तो अगर ये कोई भी अलार्म सिम्टम है तो तुरंत उसको व्यक्ति को डॉक्टर के पास आना है। तो उस व्यक्ति को अपने एक मतलब कैप्सूल खा के जो है, और ज़्यादातर देखा गया कि व्यक्ति जो है इन सिम्टम के साथ 2 से 3 महीने और बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, जब कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो आपने बताया जो खान पान है हमारा, पानी भी समस्या बढ़ा सकता है अगर प्रदूषित पानी है, और साथ में मदिरा पान का सेवन भी आपके पेट को खराब कर सकता है। क्या स्मोकिंग और क्या ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या और भी किसी तरह की जो डिजीज़ हैं, क्या वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेट की समस्या को बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल जी, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको कि शुगर है 15 से 20 साल, तो उसमें जो है आंतों की समस्या आ जाती है जिसको हम गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको शुगर है, उसकी वजह से उसको फैटी लीवर हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से जो है लीवर में फैट इकट्ठा शुरू हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति है जैसे कि उसको मतलब फैटी लीवर डेवलप हो सकता है। तो सारा शुगर की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आपस में सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है रिलेटेड है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें भी फैटी लीवर हो सकता है, तो सारा जो है आपस में रिलेटेड ही वो है। एक और भी उदाहरण दिया जाता था कि पित्ते की बीमारी है, कि इसका पित्ता शायद कमज़ोर है या कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, ये किस चीज़ का सूचक बनता है और ये किस तरह की बीमारी उत्पन्न कर सकता है आपके पेट में? पित्त हम नॉर्मली भाषा में गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं कि वो होता है, तो ये हमारे आयुर्वेद में इसका ज़्यादा प्रचलन है। हमारे तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो गॉल स्टोन डिजीज़ हैं, वो बहुत कॉमन है हमारे, जिसमें कि पेट में दर्द होना, और कई बार जो है ये स्टोन जो अगर पित्ते की नाली में फंस जाए तो व्यक्ति को पीलिया भी हो सकता है। तो पित्त की समस्या भी काफ़ी कॉमन है हमारे इधर। और कई बार जो है जो व्यक्ति है ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उससे पेनक्रियाज की भी दिक्कत हो जाती है, पेनक्रियाटिक मेलिग्नेंसी हो जाती है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, और ज़्यादा अल्कोहल से भी हो सकता है, कई बार जेनेटिक भी होता है। तो ये सारे के सारे। तो चलिए संक्षिप्त में किस तरह की जो डाइट है वो आपके पेट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? मैं ये कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा सेवन करे, फलों का सेवन ज़्यादा करे, और कोई व्यक्ति जो है वो जैसे योगा हो गए हमारे, या फिर जो है जैसे एक्सरसाइज रेगुलर करे, तो उससे जो है वो पेट की समस्याओं से बचा जा सकता है। चलिए, अगर आपकी जीवन शैली ठीक है, आप तो नशाखोरी से दूर हैं, नशाखोरी से, और जो ये आईवी ड्रग्स जो आजकल जो जिसका सेवन बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम्स, प्रचलन बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से हम, अगर आप सभी चीज़ों का परहेज करते हैं, अपनी डाइट को ठीक रखते हैं, अपनी जीवन शैली को ठीक रखते हैं, तो आप पेट की समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। जी जी। तो दर्शकों, आज हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और चिकित्सालय के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में काम कर रहे हैं।
तो इन्होंने बखूब जानकारी आज हमारे को पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में दी। अगर आपको किसी भी और बीमारी के बारे में इनसे जानकारी चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हैं, इनसे सुझाव ले सकते हैं। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे, तो अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।